डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 16। वो अपनी आंखें बंद कर अजीब तरह से नेक पर हाथ फेरते हुए किसी सनकी की तरह बोला, रॉन्ग थिंग, रॉन्ग मूव। मेरी लिटिल गर्ल को देखने की जरूरत भी कैसे की इन सब ने। बोलते हुए उसने एकदम से अपनी आंखें खोल सर टेढ़ा कर उन लड़कों की तरफ देखा जो अभी भी आने वाले खतरे से अनजान खोए हुए से आरवी को देख रहे थे। आशा ने एक नज़र आरवी की तरफ देखा जो कॉलेज के गेट की तरफ देख रही थी। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? दूसरी तरफ से फ़ोन से आवाज़ आई। दूसरी तरफ वाला आदमी कॉल पर लगातार बोल रहा था, पर आशा का ध्यान तो कॉल पर था ही नहीं। आशा को कोई जवाब नहीं देता देख दूसरी तरफ वाले आदमी ने पूछा। आशा बिना किसी भाव के ऑन कॉल बोला, आई कॉल यू लेटर। बोलकर उसने बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कट कर दिया और अपने फ़ोन में किसी को मैसेज करने लगा। आरवी जो कॉलेज के मेन गेट की तरफ देख रही थी, अचानक उसके फ़ोन में मैसेज की रिंगटोन बजी। आरवी ने अपना फ़ोन निकाल चेक किया, उसमें आशा का मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था, अंदर जाओ। आरवी ने एकदम से आशा की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। आशा ने अपने एक हाथ से उसे अंदर जाने का इशारा किया। आरवी ने कुछ पल आशा को देखा और फिर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। आरवी के जाते ही आशा के फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। उसने लाल आंखों से उन लड़कों की तरफ देखा जो अभी भी आरवी को देख रहे थे जो मेन गेट से अंदर जा चुकी थी। आशा ने अपने हाथों की मुठियां कस के बंद कर ली और अपने कदम उन लड़कों की तरफ बढ़ा दिए। आशा उन लड़कों के सामने आकर रुका और सर्द नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, बहुत शौक चढ़ा है लड़की देखने का, गर्लफ्रेंड बनाने का, रुको अभी सारा शौक पूरा करता हूँ। बोलकर उसने एकदम से सामने खड़े लड़के के मुंह पर पंच जड़ दिया। वो लड़का धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जा गिरा। पंच इतना जोर का लगा था कि उसकी एक आंख सूजकर बंद हो गई। उसने दर्द में चिल्लाते हुए अपना एक हाथ आंख पर रख लिया। उसका एक साइड का जबड़ा पूरा हिल चुका था। उसकी चीख सुनकर आसपास खड़े सारे स्टूडेंट का ध्यान उस तरफ चला गया। सारे स्टूडेंट हैरानी और डर से आशा को देख रहे थे। उस लड़के के दोस्त अपने दोस्त की एक ही पंच में ऐसी हालत देखकर एकदम से हैरान रह गए। उसके दोनों दोस्तों के चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। उन दोनों ने एकदम से आशा की तरफ देखा जो लाल आंखों से उन्हें ही देख रहा था। आशा उन लड़कों की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम जिस लड़की को देख रहे थे वो मेरी है। आशा वालिया को अपनी चीज पर किसी की नजरें तक नहीं बर्दाश्त, और तुमने तो मेरी गर्ल पर अपनी गंदी नजरें डाली है। उसका पे तो तुम सबको करना होगा। बोलते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया था। वे दोनों लड़के अपने हाथ जोड़कर अपने कदम पीछे लेते हुए बोले, हाँ, हमें माफ कर दीजिए सर, हमने। अभी उसने इतना ही बोला था तभी उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ आकर पड़ा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि उस लड़के का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके गालों पर आशा की 5 उंगलियों के निशान छप गए थे। उसके कानों में टैंक की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी आशा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे अपनी तरफ घुमाया और एक खींच के थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर भी दे मारा। वो लड़का जो पहले थप्पड़ से ही नहीं संभला था, वो दूसरा थप्पड़ पड़ते ही मुंह के बल जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह से हल्की सी चीख हा निकल गई। उस लड़के के गिरते ही आशा ने तीसरे लड़के की तरफ देखा जो पूरा कांप रहा था। तभी अचानक आशा की नजरें नीचे की तरफ जाने लगी। उस लड़के की पूरी पेंट गीली हो चुकी थी। आशा के फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने सर ऊपर अजीब नजरों से उस लड़के को देखा जो डरी हुई नजरों से उसे ही देख रहा था। अचानक ही आशा के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र वहीं पड़े एक डंडे पर पड़ी। उस डंडे को देखते ही आशा की स्माइल और गहरी हो गई। उसने वो डंडा हाथ में उठाया और अजीब तरह से मुस्कुराकर उस लड़के की तरफ देखा जिसकी नजरें कभी उसके हाथ में पकड़े डंडे पर जा रही थी तो कभी उसके चेहरे की तरफ। आशा ने अपने कदम उस लड़के की तरफ बढ़ा दिए। वो लड़का अपने कदम पीछे लेते हुए एक कार के बोनट से टकरा गया। उसने हल्का सा सर टेढ़ा कर देखा और खुद को कार से लगा देख उसकी सांस हल्क में अटक गई। उस लड़के ने एकदम से सामने देखा। आशा उसके नजदीक खड़ा तिरछा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आशा ने एकदम से डंडा उसके सर पर दे मारा। वो लड़का जोर से चिल्ला उठा, मम्मी। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। कुछ पल बाद जब उस लड़के को अपनी बॉडी में कहीं पेन फील नहीं हुआ तो
उसने धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखा। आशा उसके सामने खड़ा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। आशा की नजरें उस लड़के पर टिकी हुई थी। उस लड़के ने आशा के हाथ की तरफ देखा जिसमें अभी भी वो डंडा था। उसने उस लड़के को नहीं मारा था क्योंकि अगर उसके हाथ से एक डंडा उस लड़के को पड़ जाता तो शायद फिर वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाता। आशा उसके पास आया और हल्के से उसका गाल थपथपाते हुए बोला, बच्चे हो, बेहतर होगा बच्चे बनकर रहो। मेच्योरिटी वाली कोई बात नहीं है, तुमने इसलिए जो नहीं है बेवजह वो बनने की कोशिश मत करो। अभी छोड़ रहा हूँ, अगर अगली बार गलती से भी मेरी गल या फिर और कोई लड़की की तरफ बिना उसकी परमिशन के देखा ना तो एक बार इस डंडे और मेरे चेहरे को याद कर लेना। हर बार मौका नहीं देता, तुम्हें मौका दे रहा हूँ। खुद को लकी समझो और निकलो यहाँ से, इससे पहले मेरा मूड फिर चेंज हो जाए। बोलते हुए वो उस लड़के की आंखों में देख रहा था। ये सुनते ही उस लड़के की आंखें तारे की तरह टिमटिमाने लगी। उसने तिरछी नजरों से जमीन पर पड़े अपने दोस्तों को देखा और फिर एकदम से वहां से भाग गया। आशा बिना किसी भाव के खड़ा उस लड़के को जाते देख रहा था। कुछ सोचते हुए अचानक ही उसके फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। आशा ने अपने गार्ड्स की तरफ देखा। आशा को खुद की तरफ देखता देख दो गार्ड्स जल्दी से आगे आए और उन दोनों लड़कों को उठा कार में बैठा दिया और फिर वहां से निकल गए। वही कॉलेज के अंदर आरवी चारों तरफ नजरें घुमा कॉलेज को देख रही थी। वो कैंटीन एरिया में खड़ी थी। उसकी नजरें बार बार मेन गेट की तरफ जा रही थी। शायद वो आशा का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक आरवी के कानों में किसी की दर्द से चिल्लाने की आवाज पड़ी। आरवी एकदम से चौंक गई। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, सब अपने काम में लगे हुए थे। आरवी धीरे से बोली, ये आवाज रियल है या फिर मेरा वहम? ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। बोलते हुए वो चारों तरफ देख रही थी। तभी आरवी की नज़र पीछे के गार्डन पर पड़ी। उसने बिना सोचे समझे अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। वो धीरे कदमों से उस तरफ जा रही थी। तभी आरवी को फिर से किसी की दबी हुई रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो कि पीछे से ही आ रही थी। आरवी अपने कदम आवाज़ की डायरेक्शन में बढ़ा रही थी। कुछ पल बाद वो एक जगह रुक गई। उसकी हैरानी भरी नज़रें सामने देख रही थी, जहाँ 3 लड़कियां अंशी को पकड़े खड़ी थी और सुनैना लगातार अंशी के गालों पर थप्पड़ मार रही थी। अंशी के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था ताकि उसकी आवाज़ बाहर किसी को नहीं सुनाई दे। वही टिया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी तिरछा मुस्कुराते हुए अंशी को देख रही थी। एपिसोड 17, जहां 3 लड़कियां अंशी को पकड़े खड़ी थी और सुनैना लगातार अंशी के गालों पर थप्पड़ मार रही थी। अंशी के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था ताकि उसकी आवाज़ बाहर किसी को नहीं सुनाई दे। वही टिया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी तिरछा मुस्कुराते हुए अंशी को देख रही थी। आरवी की नज़रें जब टिया पर पड़ी तो वो एक पल के लिए चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था टिया यहाँ क्या कर रही हो और वो अंशी को मार खाते देख मुस्कुरा क्यों रही है। तभी अचानक एक बार फिर आरवी के कानों में अंशी के सिसकने की आवाज़ पड़ी। आरवी एकदम से अपने होश में आए। उसने अंशी की तरफ देखा जिसका सर एक तरफ झुका हुआ था और सुनैना ने अभी अभी उसे थप्पड़ मारा था। आरवी का चेहरा डार्क हो गया। वो अपनी आंखें बंद कर 2 उंगलियों से आईब्रो रब करते हुए धीरे से मगर सर्द आवाज में बोली, बहुत गलत किया, ये सब नहीं करना चाहिए था। बोलकर उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पहले की बजाय लाल हो रखी थी। आरवी ने अपने कदम सुनैना की तरफ बढ़ा दिए। सुनैना ने एक बार फिर अंशी को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर इस बार उसका हाथ अंशी के गाल को छू पाता उससे पहले ही आरवी ने कस के उसके हाथ को पकड़ उसके हाथ को रोक दिया। सुनैना और उसकी दोस्त एकदम से चौंक गई। उन सब ने सामने खड़ी आरवी को देखा जो लाल आंखों से सुनैना को देख रही थी। टिया जो अब तक मुस्कुरा रही थी, उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई और उस मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ले ली। वो अपने हाथों की मुठियां कस के बंद करते हुए बोली, ये फिर आ गई, इस बार नहीं बचोगी आरवी तुम। बोलते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन नफरत भरे थे। आरवी ने एक नज़र अंशी को देखा जो अभी भी अपना सर झुकाए आंखें बंद किए खड़ी थी। आरवी की नज़रें अंशी के गालों पर टिकी हुई थी जिस पर सुनैना की उंगलियों के निशान छपे हुए थे। यू कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मरने आए हो यहाँ? सुनैना की एक फ्रेंड ने आरवी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। सुनैना आरवी से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम तो कल शाम होटल वाली लड़की ही हो ना जो अंशी के साथ थी। तुम यहाँ भी आ गई, हमारा पीछा कर रही हो या इस अंशी का बॉडीगार्ड बनने की ड्यूटी पर हो? अगर इसका बॉडीगार्ड हो तो बता दूं, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इससे। इस अंशी के पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, पर हाँ अगर तुम मेरी पर्सनल सर्वेंट बन सकती हो तुम्हें मैं खूब पैसे दूंगी।
इसके बदले में तुम्हें मेरा फालतू कुत्ता बनकर रहना होगा। तुम हड्डियों की फिक्र मत करना, वो तुम्हें टाइम से मिल जाएगी, बस तुम मेरे लिए भौंकती रहना। बोलकर सुनैना जोर से हंसने लगी और उसकी के साथ उसकी तीनों फ्रेंड और टिया भी आरवी का मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसने लगी। सुनैना की आवाज़ सुनकर अंशी ने धीरे से अपनी आंखें खोल देखा और सामने खड़ी आरवी को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, आरवी। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बल गालों पर लुढ़क आई। आरवी बिना किसी भाव की सुनैना को देख रही थी। आरवी ने अभी भी सुनैना का हाथ पकड़ा हुआ था। सुनैना दांत पीसते हुए बोली, यूं भी हाथ छोड़ो मेरा, ये तुम्हारी हड्डी नहीं है जो इसे इतना कस के पकड़े खड़ी हो। बोलते हुए वो अपना हाथ छुड़वा रही थी, पर वो जितनी कोशिश करती आरवी की पकड़ उसके हाथ पर उतनी ही कसती जा रही थी। आरवी ने कुछ पल सुनैना को देखा और फिर एकदम से उसका हाथ छोड़कर उसके गाल पर एक खींच के थप्पड़ जड़ दिया। चारों तरफ चटाक की आवाज गूंज गई। सुनैना का फेस एक तरफ झुक गया। उसने अपना एक हाथ गाल पर रखा हुआ था, वही टिया और उसकी तीनों फ्रेंड जो अब तक हंस रही थी। सुनैना के थप्पड़ पड़ते ही उन चारों की हंसी एकदम से गायब हो गई। सुनैना को थप्पड़ इतना जोर का पड़ा था, उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे 1 मिनट का टाइम लगा ये समझने में कि उसके साथ अभी हुआ क्या। कुछ पल बाद सुनैना ने अपना फेस ऊपर कर आरवी को देखा, जो बिना किसी भाव के खड़ी उसे ही देख रही थी। आरवी ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर वापस सुनैना को देखने लगी। सुनैना गुस्से में बौखलाए हुई बोली, यूं तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने सुनैना मेहरा पर हाथ उठाया। बोलते हुए वो एकदम से आरवी के पास आए और उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया। तभी आरवी ने कस के उसकी कलाई को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पीछे से उसकी गर्दन पकड़ उसे एकदम से लिफ्ट कर दिया। सुनैना की पीठ आरवी के सीने से लगी हुई थी। आरवी ने उसके हाथ को पकड़ झटके से घुमाते हुए उसकी पीठ से लगा दिया और आरवी का दूसरा हाथ आगे उसके गले पर था। आरवी दांत पीसते हुए बोली, अभी हिम्मत देखी कहाँ है? जो खुद किसी की पालतू कुत्तिया हो वो मुझे अपना पर्सनल सर्वेंट बनाएगी। इतनी औकात है तुम्हारी जो आरवी वालिया को खरीद सको? हम बोलो है इतनी औकात? बोलते हुए आरवी की पकड़ सुनैना के गले पर कसती जा रही थी, जिससे सुनैना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आने को हो गई थी। सुनैना का एक हाथ आरवी के कब्जे में था। सुनैना ने अपना दूसरा हाथ आरवी के हाथ पर रखा और आरवी के हाथ को अपने गले से अलग करते हुए दबी हुई आवाज में बोली, तुम सब खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? मारो इसे। बोलते हुए वो तिरछी नजरों से उन चारों को देख रही थी जो हैरानी से आरवी को देख रही थी। उन चारों ने एक दूसरे को देखा और फिर टिया ने अपनी तीनों फ्रेंड को आरवी को मारने को कहा। उन तीनों ने धीरे से अपना सर हिला दिया और अपनी ड्रेस की स्लीव को फोल्ड करते हुए आरवी की तरफ बढ़ने लगी। आरवी ने तिरछी नजरों से उन तीनों को देखा और अचानक ही उसके होंठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। वे तीनों आरवी के पास आए और उसे मारने को होती है, तभी आरवी ने अपने लेफ्ट पैर को हल्का सा घुमा एकदम से उन तीनों के पेट पर जोर की लात मार दी। वे तीनों आरवी के इस वार से संभल नहीं पाए और मुंह के बल ग्राउंड पर जा गिरी। उन तीनों ने अपना पेट पकड़ लिया और दर्द में कराहने लगी। टिया हैरानी से आरवी को देख रही थी, जो अब उसे देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। आरवी ने सुनैना के हाथ को छोड़ा और अपना दूसरा हाथ उसके गले पर से हटा, पीछे से उसकी गर्दन पकड़ उसे आगे की ओर धक्का दे दिया। सुनैना इस वार से संभल नहीं पाए और मुंह के बल नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही उसकी जोर की चीख निकल गई। तभी आरवी उसके पास आए और उसके बालों को कस के अपनी मुट्ठियों में भरते हुए उसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आरवी को कम समझने की गलती मत करना। जहाँ तुम सबकी सोच खत्म होती है ना वहाँ मेरी शुरू होती है, और मेरी फाइटिंग स्किल्स तो तुमने देख ही ली है। अगली बार अंशी को हर्ट करने से पहले एक बार आरवी को याद कर लेना। अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बोलकर उसने गुस्से से उसके सर को मिट्टी में दे मारा। सुनैना का पूरा चेहरा मिट्टी में भर गया। उसके मुंह में भी मिट्टी भर गई और वो एकदम से खांसने लगी। उसकी शक्ल पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। आरवी ने उसकी पीठ पर अपनी हिल्स से मारते हुए कहा, बहुत घमंड है ना अपने माँ बाप के उन चंद पैसों पर, तुझे कुत्तिया अभी सारा घमंड निकालती हूँ। बोलते हुए वो लगातार उसकी पीठ पर मार रही थी। सुनैना जोर से चिल्ला रही थी। उसकी तीनों दोस्त तो सुनैना की चीख सुनकर ही डर से कांप गई। वो तीनों जल्दी से खड़ी हुई और तेजी से वहां से भाग गई। उनके भागने की आवाज सुनकर टिया को एकदम से होश आया। उसने दूसरी तरफ देखा जहां उसकी तीनों फ्रेंड भागकर जा रही थी। टिया एकदम से घबरा गई। उसने एक नज़र सुनैना को देखा और दूसरे ही पल वहां से भागने लगी।
आरवी की नज़र टिया पर पड़ी और अचानक ही उसके फेस पर शैतानी स्माइल आ गई। आरवी ने जल्दी से अपनी हिल्स उतारी और उन्हें फेंककर टिया को मारा। हिल्स सीधा टिया की पीठ पर जा लगी। टिया की हल्की सी चीख निकल गई। उसने पीछे पलट देखा, तभी उसके मुंह पर आरवी की दूसरी हिल्स आकर लगी। टिया की एकदम चीख निकल गई क्योंकि हिल्स उसकी नाक पर आकर लगी थी। टिया ने अपनी नाक पर दोनों हाथ रख लिए और दर्द में तड़पते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आरवी ने एक नज़र सुनैना को देखा जो लगभग बेहोश हो चुकी थी। उसने सुनैना को छोड़ा और अपने कदम टिया की तरफ बढ़ा दिए। टिया जो अब तक दर्द से चिल्ला रही थी, किसी के आने की आहट सुन उसने झट से अपनी आंखें खोल सामने देखा और आरवी को अपनी तरफ आता देख उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसने अपने पेन को इग्नोर किया और जल्दी से वहां से भाग गई। टिया को भागता देख आरवी के कदम रुक गए। वो शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए टिया को देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। अंशी हैरानी से आरवी को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी स्ट्रांग भी हो सकती है। आरवी ने सर घुमा अंशी की तरफ देखा जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे ही देख रही थी। आरवी ने उसकी हैरानी भरी नज़रों को इग्नोर किया और उसके पास आते हुए बोली, तुम ठीक हो? बोलते हुए वो अंशी के सामने आकर रुकी और उसके चेहरे को देखने लगी। अंशी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। आरवी ने एक गहरी सांस ली और अंशी का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाते हुए बोली, देख रहा है तुम कितनी ठीक हो और कितनी नहीं। आई कांट बिलीव कि कोई किसी का इतना टॉर्चर भी सह सकता है। भगवान ने तुम्हें भी 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं जिनका यूज़ तुम अपनी सेफ्टी के लिए कर सकती हो, पर तुम्हें देखकर नहीं लगता तुमने इतनी हिम्मत होगी कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। बोलते हुए वो अंशी को अपने साथ लेकर जा रही थी। अंशी ने एक नज़र सुनैना को देखा और फिर वापस सामने देखकर चलने लगी। उसने आरवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। देती भी कैसे? आरवी जो बोल रही थी वो सब सच ही था। वो किसी से नहीं लड़ सकती थी, यहाँ तक अगर उसके साथ गलत भी हो रहा हो तब भी वो बस चुपचाप सहन करती रहती थी, कुछ नहीं करती थी। आरवी अंशी को लेकर मेडिकल रूम में गई, जो कॉलेज का ही मिनी हॉस्पिटल था। इमरजेंसी हो जाने पर स्टूडेंट का इलाज यही किया जाता था। मेडिकल रूम को देखकर अंशी एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने आरवी की तरफ देखा और धीरे से बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सवाल सुनते ही आरवी के कदम रुक गए। उसने सर टेढ़ा कर घूर के अंशी को देखा और बिना किसी भाव के बोली, मेरे सर पर चोट लगी है, उसी का इलाज कराने यहाँ आए हूँ। अंशी झट से बोली, कहाँ लगी है? दी ने तुम्हें भी मारा? मुझे दिखाओ कहाँ लगी है चोट। बोलते हुए अंशी के फेस पर आरवी को अपने लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। आरवी अंशी का हाथ पकड़ चिढ़ते हुए बोली, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? कोई तुम्हें टोंट मार रहा है और तुम उसे भी नहीं समझती हो। चोट तुम्हें लगी है तो ओब्वियसली तुम्हारा इलाज करवाने ही यहाँ आए हूँ। बोलते हुए वो उसे लेकर मेडिकल रूम में आ गई और उसे बेड पर बैठाते हुए नर्स की तरफ देखा जो वही एक चेयर पर बैठी फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। आरवी नर्स को आवाज़ देते हुए बोली, सिस्टर मेरी फ्रेंड को चोट लगी है, एक बार इसे चेक कीजिए। बोलते हुए उसकी नज़रें नर्स पर टिकी हुई थी। ये सुनते ही अंशी ने एकदम से आरवी की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, फ्रेंड। बोलते हुए उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। नर्स ने आकर अंशी को चेक किया और उसे एक इंजेक्शन और पेन किलर दे दिया ताकि उसे ज़्यादा पेन ना हो। अंशी के और कहीं चोट नहीं आई थी, बस गालों पर थप्पड़ के निशान बने हुए थे जिन्हें मिटने में कल सुबह तक का टाइम लगने वाला था। आरवी अंशी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ कॉलेज में ले आई। तभी अचानक आरवी को कुछ याद आया। उसने एकदम से अपने सर पर हाथ रख लिया और परेशानी से बोली, ओह गॉड, मैं इन सबके चक्कर में डेविल को तो भूल ही गई। वो कॉलेज आ गए होंगे या फिर शायद चले भी गए होंगे। मेरा एडमिशन। इतना बोल वो एकदम से चुप हो गई और उसने अपना बैग जल्दी से अंशी को दिया और वहां से ऑफिस की तरफ भाग गई। अंशी हैरानी और कंफ्यूजन से कभी जाती हुई आरवी को देखती तो कभी अपने हाथ में पकड़े उसके बैग को। आरवी इतनी फुर्ती से वहां से निकली कि अंशी को उससे कोई सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला। आरवी जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ जा रही थी, तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। एपिसोड 18। अंशी हैरानी और कंफ्यूजन से कभी जाती हुई आरवी को देखती तो कभी अपने हाथ में पकड़े उसके बैग को। आरवी इतनी फुर्ती से वहां से निकली कि अंशी को उससे कोई सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला। आरवी जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ जा रही थी, तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। आरवी अपने सर पर हाथ रख सहलाते हुए गुस्से से बोली, ये वॉल कहाँ से आ गई बीच में? इसे भी आज ही।
बोलते हुए उसने फेस ऊपर कर देखा और सामने खड़े शख्स को देखते ही उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। वो एकदम से चुप हो गई। सामने अश खड़ा गुस्से से उसे ही घूर रहा था। अश ने आरवी को कमर से पकड़ा हुआ था। आरवी का एक हाथ अश के सीने पर था। आरवी धीरे से बोली, डेविल। अश बीच में तेज आवाज में बोला, कहाँ थी तुम इतनी देर? कब से वेट कर रहा था मैं तुम्हारा। बोलते हुए उसकी आवाज काफी सर्द थी, जिसे सुन एक पल के लिए आरवी कांप गई, पर दूसरे ही पल वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, वो मैं कैंटीन गई हुई थी। मैंने सुबह घर पर ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए भूख लग गई अभी। अश उसे घूरते हुए बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करना बंद करो। कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। खैर तुम जहाँ कहीं भी थी वो तुम्हारी मर्जी है, आई डोंट केयर। तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, मेरा काम हो गया है, मैं चलता हूँ। बोलकर उसने एकदम से आरवी को छोड़ दिया और तेज कदमों से वहां से निकल गया। आरवी बस उसे जाते देखती रह गई। वो धीरे से बोली, ओह गॉड, इतना गुस्सा कौन करता है? इसका मूड कभी सही नहीं हो सकता है क्या? ये नॉर्मल बंदों की तरह क्यों नहीं है? इतनी खूबसूरत बंदी मिली है पर जनाब को तो कोई कदर ही नहीं है। सही कहते हैं लोग, घर की मुर्गी दाल बराबर। आसानी से मिल गई इसलिए इसके तेवर सोने को छू रहे हैं। बोलते हुए उसकी नजरें अशद जिस तरफ गया था उस तरफ देख रही थी। आरवी ने एकदम से अपना सर झटका और खुद से बोली, छोड़ो इसे, घर जाकर देखती हूँ, पहले पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। बोलते हुए वो अपनी क्लास की तरफ चली गई। उसका एडमिशन हो चुका था तो अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। आरवी अपनी क्लास की तरफ जा रही थी, तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसके चलते कदम रुक गए। वो परेशानी से बोली, मेरा बैग तो अंशी के पास ही रह गया, मेरा फ़ोन भी उसी में था, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मुझे तो उसके क्लासरूम का भी नहीं पता, वो कौन सी क्लास में है और अभी बिना बुक्स के क्लास में गई थी, प्रोफेसर डांटने लगेंगे। वैसे भी मैथ्स वाले प्रोफेसर से तो मेरा 36 का आंकड़ा चलता है। हे भगवान, सारे खड़ूस आदमियों को आपको मेरी जिंदगी में ही भेजना था। बोलते हुए उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। आसपास आते जाते स्टूडेंट अजीब नजरों से आरवी को देख रहे थे। वो जिस तरह खुद से बातें कर रही थी वो किसी पागल की तरह लग रही थी। आरवी को किसी के भी देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो खुद में मस्त रहने वाली लड़की थी। कोई उसके पीठ पीछे क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था उसे। पर हाँ, अगर कोई उसके मुंह पर कुछ बोलता तो फिर वो उसे नहीं छोड़ती थी। फिर चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आरवी, तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ चली गई थी तुम? पीछे से किसी लड़की ने कहा। ये आवाज सुनते ही आरवी एक पल के लिए चौंक गई। उसने पीछे पलट देखा जहां अंशी उसका और खुद का बैग पकड़े खड़ी उसे ही देख रही थी। अंशी को देखते ही आरवी की आंखें चमकने लगी। वो जल्दी से उसके पास आए और उसके गले लगते हुए बोली, थैंक गॉड तुम मिल गई मुझे, वरना मुझे तो लगा आज तो। बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई। वो जल्दी से अंशी से अलग हुई और अपना बैग उससे लेते हुए बोली, छोड़ो ये सब, तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ कैसे? अंशी जल्दी से बोली, मैं मैथ्स सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और तुम? ये सुनते ही आरवी झट से बोली, मैं भी इसी क्लास की स्टूडेंट हूँ। बोलते हुए उसकी नज़रें अंशी को देख रही थी। वे दोनों एक दूसरे को देख रही थी और फिर अचानक ही दोनों हंसने लगी। वे दोनों ऐसे ही बात करते हुए क्लास में चली गई। आहान और सिद्धार्थ दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे, इसलिए दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरी तरफ मुंबई के एक सबसे बड़े रेसलिंग क्लब में कुछ लोग परेशानी भरी एक्सप्रेशन के साथ रेसलिंग रिंग की तरफ देख रहे थे। रेसलिंग रिंग में एक शख्स खड़ा था जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और निडर लग रहा था। उसका चेहरा पूरा पसीने से भरा हुआ था और उसकी सांसें बेहद गहरी थी। अभी अभी वहां पर एक मैच हुआ था जिसमें वो इंसान जीता था और अब वो इंतजार कर रहा था कि कोई और आए और उसे भी वो बुरी तरह से हरा दे। उस शख्स का नाम रॉकी था। तभी बाहर की तरफ से एक शख्स आया जिसे देखते ही उस पूरे क्लब में आफ का शोर मचने लगा। वो शख्स उस शोर को देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, दिन में ये चीखें और रात में वो चीखें दोनों ही मुझे पागल करती हैं। उसके साथ चल रहा शख्स रोनित मुस्कुराया और बोला, कभी तो सीरियस हो जा यार, सामने रॉकी है और मुझे समझ में नहीं आता तुझे ये रेसलिंग का कीड़ा क्यों है? क्यों तू ये रेसलिंग के बिना नहीं मानता? तेरी जिंदगी में तो वैसे भी बहुत लोग आते जाते हैं जो तेरे हाथ की खुजली का इलाज करते हैं, फिर ये एक्स्ट्रा मेहनत क्यों? ड्रग्स किंग होकर तुम ये सब क्यों करते हो? क्या मजा आता है तुम्हें इन सब में?
बोलते हुए वो एव आर्यांश वालिया को देख रहा था। एव हंसा और बोला, ड्रग्स मेरा धंधा है और पंचिंग करना मेरा शौक है और शौक के आगे धंधे का कोई वजूद नहीं होता। ये बोलकर एव तुरंत उस रेसलिंग रिंग के अंदर चला गया और चैलेंजिंग नज़रों से रॉकी को देखने लगा। रॉकी भी सरकास्टिक नज़रों से उसे देख रहा था। आर्यांश वालिया आशा वालिया का छोटा भाई। दोनों भाई मिलकर अपने इलीगल धंधे को संभालते थे। आशा वेपन्स और माफिया वर्ल्ड का काम देखता था तो वही आर्यांश ड्रग्स स्मगलिंग का काम देखता था। रेसलिंग में पंचिंग करना आर्यांश का एक्स्ट्रा शौक था। जैसे ही रेफरी ने 3 काउंट किए और सीटी बजाए, रॉकी तुरंत से एव की तरफ आया और उसके चेहरे पर एक पंच जड़ दिया। एव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चल शुरुआत तेरी तरफ से, इसे खत्म मैं करूंगा। ये बोलकर उसने जोर से रॉकी के चेहरे पर मुक्का मारा। रॉकी थोड़ा पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। अगले ही पल वो तुरंत एव की तरफ आया और एक बार फिर से उसके चेहरे पर पंच जड़ने लगा, लेकिन इस बार एव ने उसे मौका ही नहीं दिया। वो लगातार एक के बाद एक रॉकी को पंच मार रहा था, कभी उसके कंधे पर तो कभी उसकी गर्दन पर। रॉकी बुरी तरह से हार रहा था। उसे एक भी मौका नहीं मिल रहा था एव से बदला लेने का। तभी एव ने रॉकी के मुंह पर जोर का पंच जड़ दिया। रॉकी इस वार से संभल नहीं पाया और वो मुंह के बल नीचे जा गिरा। पूरे क्लब में एव का शोर मचा हुआ था। आर्यांश तिरछा मुस्कुराते हुए रॉकी को देख रहा था। वो सार्कास्टिकली बोला, क्या हुआ रॉकी बाबू, निकल गई सारी हेकड़ी या अभी भी कुछ दम बाकी है? अगर दम है तो बेशक से आ सकते हो। एक राउंड और हो जाए, आई प्रॉमिस इस राउंड के बाद तुम सीधा हॉस्पिटल बेड पर ही मिलोगे। बोलते हुए उसके होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। रॉकी ने सर उठा गुस्से से एव को देखा। उसने अपने हाथों की कस की मुठियां बंद कर ली। वो एकदम से खड़ा हुआ और एव के पास आकर उसे पेट से पकड़ पीछे की तरफ धक्का देने लगा। एव रिंग की रस्सियों से जा लगा। तभी रॉकी ने एक जोर का पंच एव के पेट पर जड़ दिया। एव की हल्की सी आह निकल गई। उसकी आंखें अंगारे की दहकने लगी। उसने अपनी दहकती हुई लाल आंखों से रॉकी की तरफ देखा और अगले ही पल उसने रॉकी की गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसे धकेलते हुए पीछे की तरफ लेकर जाने लगा। रॉकी दर्द से तड़प उठा। एव की नसें इस वक्त ऊपर की तरफ उभरी हुई थी और उसका चेहरा बुरी तरह गुस्से से कांप रहा था। एपिसोड 19। रॉकी दर्द से तड़प उठा। एव की नसें इस वक्त ऊपर की तरफ उभरी हुई थी और उसका चेहरा बुरी तरह गुस्से से कांप रहा था। एव ने उसे रिंग की रस्सियों से लगा दिया और लगातार उसके पेट, मुंह, गर्दन पर पंच मारने लगा। रॉकी दर्द से तड़प उठा। चारों तरफ का शोर बढ़ गया। एव का शोर करने वाली लड़कियां ज्यादा थी। रॉकी के मुंह से खून बहने लगा था और उसकी हालत अधमरी हो गई थी। पर एव अभी भी नहीं रुक रहा था। तभी जेफरी जल्दी से आया और सीटी बजाते हुए एव को उससे दूर करने लगा। जेफरी ने बड़ी मुश्किल से एव को रॉकी से अलग किया। एव के छोड़ते ही रॉकी धम से नीचे जा गिरा। वो अपनी अधखुली आंखों से सामने खड़े एव को देख रहा था, जो अभी भी गुस्से से उसे ही देख रहा था। धीरे धीरे रॉकी की आंखें बंद होने लगी और वो पूरी तरह बेहोश हो गया। जेफरी ने एव का हाथ पकड़ उसका हाथ ऊपर कर दिया और उसे आज के मैच का विनर अनाउंस कर वो वहां से चला गया। एव ने अपना एक हाथ हिलाते हुए सबकी तरफ देखा। बहुत सारी लड़कियां उसे फ्लाइंग किस दे रही थी। एव भी उन सबको फ्लाइंग किस दे रहा था। कुछ देर बाद एव रिंग से बाहर आया और रोनित के साथ बार काउंटर की तरफ जाने लगा। तभी उनके आगे एक लड़की आ गई और उसने आर्यांश का रास्ता रोक लिया। उसने रेड शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और मुंह पर भर भर कर मेकअप किया हुआ था। वो सेडेक्टिव नजरों से आर्यांश को देख रही थी। उस लड़की को देखकर आर्यांश के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो लड़की आर्यांश के पास आए और बड़ी ही अदा के साथ उसके सीने पर अपना एक हाथ फेरते हुए बोली, हे हैंडसम, तुम कहो तो आज की रात हम एक रूम में एक बेड पर बिता सकते हैं। आई प्रॉमिस तुम्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगी। एक मौका देकर तो देखो। बोलते हुए उसने आर्यांश की आंखों में देखा। आर्यांश ने एक नज़र उस लड़की के हाथ को देखा और फिर एकदम से अपनी कमर के पीछे से एक धारदार चाकू निकाल उस लड़की के हाथ पर चला दिया जो उसके सीने पर था। वो लड़की दर्द से चिल्ला उठी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास खड़े सारे लोग उस लड़की को देखने लगे, जो अपना हाथ पकड़े दर्द से तड़प रही थी। उसके हाथ से खून बहकर फ्लो पर गिर रहा था। अब तक बहुत सारा खून फ्लो पर गिर चुका था। उसका जख्म बहुत गहरा था। उस लड़की को देखते हुए सबकी नज़रें एकदम से आर्यांश पर चली गई, जो शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए उस लड़की को देख रहा था। आर्यांश के हाथ में अभी भी चाकू था और उसका वो चाकू पूरा खून से सना हुआ था। रोनित ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर वापस लाचारी से आर्यांश को देखने लगा।
सभी लोगों ने उस लड़की को देखकर अफसोस में सर हिला दिया। सब आर्यांश के नेचर से वाकिफ थे। आर्यांश की बिना मर्जी के कोई उसे हाथ लगाए ये उसे जरा सा भी पसंद नहीं था और उस लड़की ने तो डायरेक्ट आर्यांश को नाइट पर इनवाइट किया था। आर्यांश ने उस लड़की को कमर से पकड़ा और उसे अपने बेहद करीब खींचकर उसके चेहरे पर अजीब तरह से उंगलियां फेरते हुए बोला, बेबी अब क्या इरादा है? अभी भी मेरे साथ सोना है? बोलकर उसने उस लड़की की आंखों में देखा जो डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। उस लड़की की आंखों में खुद के लिए डर देखकर आर्यांश की स्माइल और गहरी हो गई। उसने झटके से उस लड़की को छोड़ दिया। वो लड़की संभाल नहीं पाए और मुंह के बल फ्लो पर जा गिरी। उसकी एक जोर की चीख निकल गई। वो दर्द की वजह से रो रही थी। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। करता भी कैसे? उस लड़की ने खुद तकलीफ चुनी थी। आग के पास जाएगी तो जलना तो पड़ेगा ही। आर्यांश पंजों के बल उस लड़की के पास बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोला, आर्यांश वालिया कोई चीज नहीं जिसकी हर कोई नुमाइश कर सके। तुम जैसी लड़की की इतनी औकात नहीं जो आर्यांश वालिया के साथ नाइट स्टैंड कर सके। अभी उसने इतना ही बोला था तभी उसका फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुनकर आर्यांश ने उस लड़की पर से नजरें हटा अपना फोन निकाल उसकी तरफ देखा जिसकी कॉलर आईडी पर भाई नाम शो हो रहा था। आर्यांश ने तुरंत कॉल पिक कर कान पर लगाया और तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर आर्यांश खड़ा होते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और तेज कदमों से वहां से निकल गया। उसके पीछे ही रोनित भी वहां से चला गया। आर्यांश के जाते ही सब लोगों ने राहत की सांस ली और कुछ लोग उस लड़की के पास आकर उसे उठा अपने साथ ले गए। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी और वे आदमी अभी उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट क्रूज पर जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। क्रूज गहरे समुद्र के बीच चल रहा था। उसमें से लाउड म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वही क्रूज के अंदर लिविंग एरिया में सोफे पर अशय एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। उसका एक हाथ सोफे के हेड रेस्ट पर फैला हुआ था और उसने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी जिसे वो गोल गोल घुमाते हुए अपने सामने सिंगल सोफे पर बैठे एक आदमी की तरफ देख रहा था। वो आदमी देखने में ही दूसरी कंट्री का लग रहा था। उसने अपने एक कान में डायमंड की रिंग पहनी हुई थी और उसके आसपास व्हाइट ड्रेस पहने बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। आशा और उस आदमी के बीच में एक कांच की टेबल रखी हुई थी जिस पर एक छोटा बॉक्स रखा था और उस बॉक्स में डायमंड्स थे। वहीं उनसे कुछ दूरी पर कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। वे लड़कियां बार डांसर थी। उन सब ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी और बीच वाली एक लड़की ने सबसे अलग कपड़े पहने थे। पिछली लड़कियों ने डार्क ग्रीन कलर का डीप नेक वाला ब्लाउज पहना था जिसमें उनके क्लीवेज साफ नजर आ रहे थे। पीछे से उनका ब्लाउज सिर्फ डोरिया पर अटका हुआ था। उनकी पूरी पीठ विजिबल हो रही थी। नीचे उन्होंने एक तरफ से लॉन्ग कट वाला स्कर्ट पहना था जिसमें उनका एक पैर विजिबल हो रहा था। वही बीच वाली लड़की ने व्हाइट कलर का ब्लाउज और नीचे एक तरफ से कट लगा हुआ स्कर्ट पहना था। उस लड़की ने अपने गले में एक सुंदर सा पेंडेंट पहना था और उसकी नजरें आशा पर टिकी हुई थी। आशा ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर वापस अपने सामने बैठे आदमी को देखकर बोला, सो मिस्टर जॉन आपको ये डील मंजूर है? बोलते हुए उसकी नज़रें सामने बैठे इटली के माफिया मिस्टर जॉन पर टिकी हुई थी। एपिसोड 20। आशा ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर वापस अपने सामने बैठे आदमी को देखकर बोला, सो मिस्टर जॉन आपको ये डील मंजूर है? बोलते हुए उसकी नज़रें सामने बैठे इटली के माफिया मिस्टर जॉन पर टिकी हुई थी। मिस्टर जॉन कुछ सोचते हुए बोले, मुझे इस डील में बराबरी में का हिस्सा चाहिए। डायमंड्स की सप्लाई करने के बाद मुझे भी उनका 50% प्रॉफिट चाहिए। बोलते हुए उनकी नज़र आशा पर टिकी हुई थी। ये सुनते ही आशा के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपना सर सोफे के हेड रेस्ट पर टिका आंखें बंद कर ली। उसके कानों में म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस मेन बार डांसर की नज़रें आशा पर टिकी हुई थी और वो डांस करते हुए बार बार अपने गले में पहले लॉकेट को सही कर रही थी। उसके होंठों पर अजीब सी स्माइल थी। तभी गाना चेंज हुआ। एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी। जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी, मुझे होश में आने ना दो। प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो। गाना शुरू हो चुका था और सारी डांसर गाने से स्टेप मैच करते हुए डांस कर रही थी। मैन डांसर अजीब तरह से अपनी नेक से होते हुए मुंह पर हाथ फेरते हुए ठुमके लगा रही थी। वो स्टेज पर से नीचे उतरी और डांस स्टेप करते हुए आशा की तरफ बढ़ने लगी। बाकी की डांसर भी उस डांसर के साथ स्टेज से नीचे आ गई और चारों तरफ घूमते हुए वहां आदमियों के पास चली गई। तेरा प्यार मिला है तो जग सारा मिला है, मुझे किसी से ना कोई अब शिकवा गिला है।
जिंदगी से तो फिर जो भी लम्हे मिले उसे प्यार पर वार दो, प्यार दो दो प्यार लो, प्यार दो दो प्यार लो। गुनगुनाते हुए मेन डांसर अर्श के पास आ गई। उसने अपना एक पैर सोफे पर रखा और एक हाथ सोफे के हेड रेस्ट पर रखते हुए अर्श के चेहरे पर झुकने लगी। उसकी गर्म सांसें अर्श के चेहरे पर पड़ रही थी। इस वक्त उन दोनों के चेहरे बेहद नजदीक थे और उस डांसर का लोकेट अर्श के होंठों को छू रहा था। अर्श ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी नीली आंखें डांसर की काली आंखों से जा मिली। वो डांसर अर्श के होंठों पर अपनी एक उंगली फेरते हुए उसने धीरे से अपने नीचे होंठ को बाइट किया और अपना एक हाथ अपनी नेक पर फेरते हुए बड़ी सेडिक्टिव अदाओं के साथ आगे लिरिक्स गुनगुनाए। प्यार दो दो प्यार लो, हो प्यार दो दो प्यार लो, कुछ ना मेरा सब यार तेरा है, जहर सही पर प्यार तेरा है। गुनगुनाते हुए वो अर्श के बेहद करीब चली गई, इतना कि उसके और अर्श के होंठों के बीच बस 1 ही इंच का फासला बचा था। अर्श अजीब तरह से मुस्कुराते हुए डांसर को देख रहा था। डांसर भी उतनी ही गहराई से अर्श की आंखों में देख रही थी। मिस्टर जॉन टेडा मुस्कुराते हुए कभी डांसर को देखते तो कभी अर्श को। गाना खत्म हो चुका था पर डांसर और अर्श अभी भी एक दूसरे के करीब थे। वो डांसर धीरे से हस्की वॉइस में बोली, जनाब देखते ही रहोगे या मलाइका का स्वाद भी चखोगे। बोलते हुए उसने अपना एक हाथ अर्श के सीने पर रख दिया और उसके सीने को सहलाते हुए बोली, आज की रात मजा हुस्न का लेकर तो देखिए। आई प्रॉमिस आपको जन्नत की शेर नहीं कराई तो मेरा नाम भी मलाइका नहीं। बोलते हुए उसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। यस श्योर मिस्टर वालिया, एक बार इस हुस्न की रानी का स्वाद चख कर देखिए तो सही। हमें भी लगता है ये आपको शिकायत का मौका नहीं देगी, मिस्टर जॉन ने हल्का सा हंसते हुए कहा। मिस्टर जॉन की बात सुनकर डांसर के फेस पर क्रिपी स्माइल आ गई जो उसने अर्श के देखने से पहले छुपा भी ली। अर्श मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं मिस्टर जॉन, पहले इसका मजा लेते हैं और बाद में आपकी डील का देखता है। बोलकर वो सोफे पर से खड़ा हुआ और एक नज़र बार डांसर को देखकर वहां से एक रूम की तरफ चला गया। डांसर की स्माइल और गहरी हो गई। वो भी अर्श के पीछे उस रूम में चली गई। अर्श रूम में आया और आकर बेड पर बैठ गया। वो डांसर रूम के अंदर आकर डोर को अंदर से लॉक कर दिया और अर्श की तरफ पलटकर उसे देखा जो बेड पर बैठा उसे ही देख रहा था। डांसर बड़ी अदा के साथ चलते हुए अर्श के पास आए और आकर उसकी गोद में बैठ गई। अर्श ने उसे कमर से थाम लिया। डांसर ने अपना सर टेढ़ा कर अर्श की तरफ देखा और धीरे धीरे उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगी। उसके होंठ अर्श के होंठों को छूने वाले थे तभी अर्श ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। डांसर के होंठ अर्श के गाल को छू गए। अर्श ने कस के अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने आरवी का चेहरा घूमने लगा। डांसर ने सर उठा हैरानी से अर्श को देखा और धीरे से बोली, क्या हुआ सर, हमें अपने होंठों का जाम नहीं पिलाएंगे। बोलते हुए उसकी नजरें अर्श के होंठों पर ठहरी हुई थी। अर्श ने अपनी आंखें खोल लाल आंखों से डांसर को देखा और बिना किसी भाव के बोला, इनका जाम पीने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, फिर तुम क्या चीज हो। बोलते हुए उसने अपना हाथ पीछे ले जाकर कस के डांसर के बालों को पकड़ लिया। डांसर का सर ऊपर की तरफ उठ गया। उसकी हल्की सी आह निकल गई और वो अर्श की आंखों में देखने लगी। अर्श ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसकी नेक पर झुकने लगा। अर्श की गर्म सांसें डांसर को अपनी नेक पर महसूस हो रही थी। डांसर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होंठों पर अजीब सी स्माइल आ गई। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।